तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे उस विषय पर चलते हैं जिसने सदियों से इतिहास की दिशा तय की है। दुनिया के सबसे मशहूर या कहें सबसे बदनाम और कथित तौर पर शापित हीरे की 800 साल लंबी जियोपॉलिटिकल यात्रा। ये महज किसी पत्थर की कहानी नहीं है। ये साम्राज्यों के उत्थान, उनके पतन, धोखे और इंसानी लालच का एक जीता जागता दस्तावेज है। अब जरा इन आकारों पर गौर कीजिए, किसी को भी हैरानी हो सकती है। शुरुआत में आंध्र प्रदेश की कुल्लूर खानों से निकला ये हीरा 793 कैरेट का एक विशाल पत्थर था, लेकिन आज ये सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया है। सदियों की खराब कटिंग और आखिर में ब्रिटिश रीशेपिंग ने इसका ज्यादातर हिस्सा गायब ही कर दिया। इसका खोया हुआ हर एक कैरेट सच में इतिहास की किसी न किसी उलटफेर और इंसानी छेड़छाड़ का गवाह है। हमारी ये चर्चा मुख्यतया इन 5 हिस्सों में बटी होगी। पहला, हीरे का शुरुआती इतिहास। दूसरा, मुगलों का दौर। तीसरा, इसका कोहिनूर नाम पड़ना। चौथा, सिख साम्राज्य का पतन। और पांचवा, आज के जमाने में इसके मालिकाना हक की बहस। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हीरे की शुरुआती कहानी। अगर हम महाभारत या भगवान कृष्ण से जुड़े अनवेरिफाइड मिथकों को एक तरफ रख दें, तो इसका सफर सच में सत्ता और खून के खेल से भरा हुआ है। 13वीं सदी में काकतीय वंश ने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाईं आंख में सजाया था, पर वहां से खिलजी वंश के मलिक काफूर ने इसे लूट लिया। फिर ये खूनी खेल इस हीरे को तुगलकों और तोमर राजाओं तक ले गया, जहां से आखिरकार 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ये बाबर के हाथ लग गया। इस हीरे ने इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं को भी हैरान करके रख दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसकी कीमत समझाने के लिए एक अजीब और बेमिसाल रूपक का इस्तेमाल किया। उसने लिखा कि इसकी कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। सोचिए, उस जमाने में एक किताब में लिखी गई इस बात ने इतिहास में इसकी अकल्पनीय कीमत को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मुगलों का साम्राज्य। हुमायूं के बाद ये हीरा कुछ वक्त के लिए ईरान के शाह तहमास्प और दक्कन के कुतुब शाह के हाथों से होता हुआ वापस शाहजहां के पास आ गया। शाहजहां ने इसे अपने आलीशान मयूर सिंहासन के बिल्कुल ऊपर जड़वा दिया। लेकिन असली गड़बड़ी तब हुई जब ये औरंगजेब के पास पहुंचा। उसने इसे तराशने का काम एक मशहूर पर बेहद लापरवाह जौहरी को सौंपा और उसने 793 कैरेट के उस विशाल हीरे को काट काट कर महज 186 कैरेट का छोड़ दिया। बिना शक वो उस जौहरी की जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती थी। और यहीं से इस कहानी में वो मशहूर श्राप की एंट्री होती है। इन ऐतिहासिक पैटर्न्स पर ध्यान दें तो एक अजीब सा सच दिखता है। जिस भी पुरुष शासक के पास ये हीरा रहा, शुरुआत में उसे बेहिसाब ताकत मिली, पर बहुत जल्द उसका पतन और विनाश हो गया। अकबर के पास ये कभी नहीं रहा और उनका शासन बेहतरीन चला, लेकिन हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी ने इसे पास रखा और आखिर में पागलपन या अपने ही साम्राज्य को बिखरते हुए देखा। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, जब इस हीरे को इसका मशहूर नाम मिला। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था, बाहरी हमले शुरू हो गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसे खबर मिल चुकी थी कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह ने बड़ी चालाकी से दोस्ती के नाम पर पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही पगड़ी बदली गई और हीरा जमीन पर गिरा, उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से फारसी में निकला कोहे नूर, यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन श्राप यहाँ भी रुका नहीं। नादिर शाह खुद पागलपन का शिकार हुआ और उसके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने उसे मार डाला। वहां से ये हीरा अफगान शासकों के हाथ लगा। जब ये शाह शुजा दुरानी के पास था, तो उसकी पत्नी वफा बेगम ने इसकी कीमत को एक नए और दिलचस्प ढंग से बयान किया। उसने कहा कि अगर 4 ताकतवर लोग चारों दिशाओं में पत्थर फेंकें और उस पूरी जगह को सोने से भर दिया जाए, तो भी वो पूरा सोना इस एक हीरे के बराबर नहीं होगा। कमाल की तुलना है ना? यहाँ से कहानी आती है चौथे पड़ाव पर, सिख साम्राज्य का पतन। अपनी जान बचाकर भागते हुए शाह शुजा ने लाहौर आकर महाराजा रणजीत सिंह की शरण ली और बदले में कोहिनूर पावरफुल सिख साम्राज्य के पास आ गया। पर लगता है वो श्राप एक बार फिर अपना असर दिखाने लगा था। 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद साम्राज्य तेजी से बिखरा,
एक के बाद एक उत्तराधिकारियों की हत्या होती गई, जब तक कि ताज सिर्फ 5 साल के बच्चे दुलीप सिंह के सर पर नहीं रख दिया गया। इसी उथल-पुथल का फायदा उठाकर 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। 1849 के लाहौर की संधि ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। अंग्रेजों ने कोहिनूर अपने कब्जे में ले लिया। छोटे राजा की मां रानी जिंद कौर को कैद कर दिया गया और महज 5 साल के दुलीप सिंह को अपनी मातृभूमि से दूर 50,000 पाउंड की सालाना पेंशन देकर लंदन भेज दिया गया। ये इतने विशाल और ताकतवर साम्राज्य का सच में एक बेहद दुखद अंत था। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिस पत्थर के लिए सदियों तक खून की नदियां बही, 1850 में जब उसे समुद्री रास्ते से लंदन ले जाकर पब्लिक के सामने दिखाया गया, तो ब्रिटिश जनता उसकी चमक से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई। जनता की निराशा देखकर महारानी विक्टोरिया ने इसे दोबारा तराशने का आदेश दिया। 38 दिन तक चलने वाले उस यूरोपियन कटिंग प्रोसेस ने इसे इसके आज के आकार 105.6 कैरेट तक पहुंचा दिया। और उस खूनी इतिहास और श्राप को देखते हुए ही ये कानून बन गया कि रॉयल फैमिली में कोहिनूर सिर्फ महिलाएं ही पहनेंगी। और अब इस सफर का आखिरी और 5वां हिस्सा, आधुनिक दौर में इसके मालिकाना हक की बहस। आज के जमाने में इसकी ये खूनी विरासत कूटनीतिक बहस का एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा बन चुकी है। 1947 के बाद से ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी इस हीरे पर अपना ऐतिहासिक हक जताते आए हैं। 2015 में शशि थरूर के ऑक्सफोर्ड में दिए गए भाषणों ने भी इन दावों को खूब हवा दी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट ब्रिटिश सरकार का रुख एकदम साफ है। उनका मानना है कि ये 150 साल पुरानी विरासत है, जिसे एक फॉर्मल संधि के तहत लीगली हासिल किया गया था और अब इसे लौटाया नहीं जाएगा। लेकिन इस मामले को 2016 में और भी ज्यादा ट्विस्ट मिल गया, जब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कानूनी तौर पर तर्क दिया कि अंग्रेजों ने हीरा चुराया नहीं था, बल्कि 1849 की संधि के तहत इसे सरेंडर किया गया था। इस कानूनी रुख ने चोरी वाले दावों पर सवाल खड़े कर दिए और पूरे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक नई और जटिल बहस शुरू कर दी। तो हमले, संधियों, धोखे और हारे हुए राजाओं के इस 800 साल लंबे और दुख भरे इतिहास पर गौर करने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है। इतनी पीढ़ियों के खून से सने इस रोशनी के पहाड़ का आज असली मालिक आखिर कौन है? क्या इसे कभी किसी एक देश की पूरी संपत्ति माना जा सकता है, या फिर ये इंसानी लालच, सत्ता के खेल और उन मिट चुके साम्राज्यों की राख का सिर्फ एक खामोश गवाह बनकर रह गया है? क्या लगता है आपको?